नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले बधाई। आज संपन्न हुआ आपका जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर और ये पेपर बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का था। जिस बच्चे ने थोड़ा प्रैक्टिस की होगी, थोड़ा मेहनत की होगी, अवश्य सफल होगा और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं इस पेपर को आज सॉल्व कर रहा हूँ। आज 11 अगस्त 2021 को ये पेपर संपन्न हुआ। क्लास 6 का है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए मैं दूसरा पेपर सॉल्व करूंगा, इंग्लिश वाला। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा। तो मेरा बच्चों से निवेदन रहेगा कि आप अपने आंसर का मिलान इससे करें और देखें आपके कितने आंसर सही हुए हैं, 80 में से, 80 में से। और कमेंट में अवश्य लिखें कि आपने 80 में से कितने सही हुए हैं, या ये लिखें कि 100 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और चलिए मेरे साथ प्रारंभ करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का ये पेपर। पहला प्रश्न था, इसमें क्या हमने करना था कि 3 आकृतियां एक जैसे समान है और एक आकृति उनसे अलग है, एक चित्र। तो उस चित्र को अब आपने छांटना था जो अलग है। तो इसमें देखिए TIC, CTI, तीनों में TIC अदल बदल के लिखा गया है, जबकि इसमें E अलग से आया है। तो यही आंसर होगा। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में यहाँ 3-3 वृत्त हैं। इसमें 4-4 मल्टीपल या गुणा के निशान है। इसमें प्लस के निशान 4-3 है, यहाँ 2-2 है। तो सब में बराबर हैं, इसमें कम ज्यादा है, तो इसलिए ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 3 में अगर हम देखें तो QPQRS, PQRS, PQRS, देखिए एंटी क्लॉकवाइज तीनों में लिखा है, इसमें क्लॉकवाइज लिखा है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है इस तरह से लिखा है। यहाँ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सब घूम रहे हैं लेटर, वर्ण इनके। यहाँ देखिए यहाँ त्रिभुज सब अंदर की तरफ है, जबकि इसमें बाहर की तरफ है। तो यही आंसर प्रश्न नंबर 4 का है। देखिए प्रश्न नंबर 5 से हमें क्या करना था कि हमें एक आकृति यहाँ दी हुई है, इसी के समान आकृति खोजनी है जो बिल्कुल इसके सदृश हो, जो इसके समान हो। तो इसके समान देखिए यहाँ आकृति सी बिल्कुल इसी के समान है। छठवें का देखिए आकृति सी बिल्कुल इसी के समान है। बाकी तीनों आकृतियां कुछ न कुछ अलग हैं, मिलती जुलती दिख रही है, लेकिन आप खोजेंगे एक एक करके। जैसे इसमें मल्टीप्लाई के गुणा के 2 निशान है, तो इसमें 3 निशान है, यहाँ पे 3 निशान है। इस तरह से अलग है, बिल्कुल सेम टू सेम आकृति सी है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए इसी के समान ABC बिल्कुल मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए तो आकृति D मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना था, एक वर्ग है, इसके 3 हिस्से भरे हुए हैं, चौथा हिस्सा पूरा है। इसको आपने इनमें से आकृति देखना है कि ये पूरा करेंगे तो ये कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वृत्त है, तो ये वृत्त को पूरा होगा। उसके बाद यहाँ ये पंक्ति जिस तरह से ऊपर ये तीनों में मिला हुआ है, तो इस तरह से ये मिलेंगी और एक लाइन यहाँ से यहाँ मिलेगी और लास्ट में यहाँ पर भी वृत्त बन जाएगा। तो बताइए इसमें आपने आंसर क्या लिखा। तो ये हो जाएगा आंसर D। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इसका यहाँ देखिए पैटर्न जिस तरह से इसका है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, बीच में वृत्त है। तो इस तरह से इसका जो मिल रहा है तो B वाला, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस और नीचे ऋण और यहाँ भाग और इस तरह से बीच में वृत्त है, तो B वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ अगर हम इसको गोला इस तरह से वृत्त मिलाएं और यहाँ के वृत्त ऐसे मिलाएं, तो यहाँ इनके वृत्तों के अंदर एक एक ये भी हैं, लेकिन एक तरफ के नहीं है। तो ये क्वेश्चन B वाला जो है ये इसका सही उत्तर है। इसका यहाँ डैश मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इस तरह से ये करेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल C वाला मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के विपरीत सुई के दिशा में घूम रहा है 90 डिग्री, फिर इधर आया यहाँ। तो अब घूम करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा नीचे। तो इसको देखिए जब ये नीचे आएगा तो इसकी आकृति बिल्कुल C जैसी हो जाएगी
और यहाँ देखिए इसका ये हुआ, इस पे एक और जुड़ा, इस पे एक और जुड़ा, तो इस पे एक और जुड़ेगा, लेकिन ये यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये पहले इधर था, नीचे आया, इधर आया, तो अब की बार ऊपर आ जाएगा और इस पे सीधी रेखाएं होंगी। तो बी वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, जिस बच्चे ने बी लिखा है उसका सही है। क्वेश्चन 15 का देखिए, यहाँ तीर का निशान ऊपर है, इस पे एक गोली वाली ये तीली लगी है, फिर एक तीर का निशान ऊपर था, ये नीचे हुआ, तो अब एक गोली और लगेगी लेकिन ऊपर को लगेगी, तो इसका आंसर बी वाला। और यहाँ देखिए ये इस तरह से था, ये यहाँ सबसे नीचे आया, अब यहाँ जो ऊपर था यहाँ सबसे नीचे आया, तो यहाँ जो ऊपर है ये यहाँ सबसे नीचे आएगा, तो इसमें देखिए सबसे नीचे यही बी वाला है, तो अन्य दो देखने की जरूरत ही हमें नहीं है, क्योंकि उसका आंसर पहले ही आकृति से मैच हो चुका है। प्रश्न नंबर 17 से हमें क्या करना था कि जो आकृति, पहली आकृति का जो संबंध दूसरी आकृति से है वही संबंध तीसरी आकृति का किस आकृति से होगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से था, तो ये उल्टा हो गया, ये वाला ऐसा था, ये भी उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ गया। तो इस तरह से ये जो है, तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो ये मैच कर रहा है इसमें और इस दोनों में। अब ये गोला इधर को है तो इधर को हो जाएगा, तो इसका मतलब सही आंसर सी है, डी नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ दो लाइन थी सीधी, इसका प्लस बना और 4 वृत्त इसके, क्योंकि बाहर से वृत्त है तो इसके बाहर 4 वृत्त आ गए, तो ये वर्ग है, इसका भी प्लस बन जाएगा, इसके भी 4 वर्ग अंदर आ जाएंगे, तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए दो त्रिभुज मिले हुए हैं और अंदर की जो आकृति है ये षटभुज बना रही है, 6 भुजाओं की आकृति बना रही है। तो यहाँ पर यानी ये हेक्सागोन बना रहा है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ दो आकृतियों के बीच में ये त्रिभुज बना रहा है, तो इसका सही आंसर ये होगा। यहाँ बी सुलटा है, एक सुलटा एक उल्टा हो गया, तो यहाँ ई सुलटा है, तो एक सुलटा एक उल्टा ये हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 21 में एक आकृति दी हुई है, उसके 2 टुकड़े हैं, इसे कौन सा उसको पूरा करता है, उस आकृति को पूरा करता है। तो देखिए इसमें बीच में इस तरह की आकृति, इसमें बी वाली आकृति बिल्कुल मैच यहाँ पे पूरा इस आकृति को कर रही है। इस पे देखिए इसमें डी वाली, इसमें क्योंकि बी वाली भी है लेकिन ये छोटा हिस्सा है, इसलिए डी वाली आकृति इसको बिल्कुल पूरा कर रही है आकृति को। यहाँ पर देखिए इसमें ये वाला पूरा करना है, तो इसको देखिए इस गैप को पूरा करने वाली आकृति कौन सी है। तो यहाँ देखेंगे तो हम सी वाली आकृति इसको बिल्कुल पूरा कर रही है। यहाँ पे अगर हम इसको पूरा करेंगे, सॉरी इसको सीधा मिलाएंगे, इसको सीधा मिलाएंगे, तो इसको पूरा कर रही है बी वाली आकृति। प्रश्न नंबर 25 में हमने दर्पण वाले चित्रों को देखना है कि दर्पण में ये चित्र किस तरह का दिखेगा, ये आकृति कैसे दिखेगी। मिरर इमेज जिसे कहते हैं, तो मिरर इमेज में देखेंगे इसको हम, तो ये ठीक उल्टी हो जाती है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगी। तो ये इसका जैसे ये तीर का त्रिभुज है, तो त्रिभुज इस तरफ आ जाएगा, और ये जो त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, ये इस तरफ चला जाएगा। इसलिए इसकी सही आंसर है सी वाला। ठीक है, ये जब पलट जाएगी तो इस पे जो सही आंसर इसका होगा ये हो जाएगा ए वाला। 27 का जब हम इसको मिरर इमेज इसकी देखेंगे, तो इसका देखिए मिरर इमेज इस तरह की बनेगी डी वाला, और ये जो बैंड लिखा है इसकी जो BEND इस तरह से पलट जाएगा ए की तरह। प्रश्न नंबर 29 से कागज को मोड़ करके उसके साथ कुछ करके कैसी आकृति दिखेगी उसको फिर खोल के इस पर आधारित है। तो इसको देखिए कागज, वृत्ताकार कागज को हमने एक बार ऐसा मोड़ा, दोबारा फिर ऐसा मोड़ा, फिर उस पर 3 वृत्त बना दिए, 3 ये भी कह सकते हैं 3 छेद किए। तो इसको अगर हम ठीक नीचे को खोलेंगे इधर को, तो 3 छेद इधर आ जाएंगे, और जब फिर इधर को खोलेंगे पूरा तो 3 छेद ऊपर और 3 छेद इधर आ जाएंगे। तो ये बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए इसको ऐसा मोड़ा फिर इस तरफ से हमने इधर को मोड़ा, इसके यहाँ ऐसा काट दिया। तो जब इसको हम ऊपर को खोलेंगे तो जो कटी हुई आकृति है, से जो खोलने के बाद जो आकृति दिखेगी वो सी की तरह दिखेगी।
31 पे देखिए, यहाँ से कागज इस तरह से मोड़ा, यहाँ से फिर राइट को इसको मोड़ा और यहाँ से काटा, ऊपर से इस पे इस तरह से काटा, तो ये रेक्टेंगल जब हम एक बार खोलेंगे तो यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर ऊपर को खोलेंगे तो एक रेक्टेंगल ऐसे में बनेगा और एक ऊपर चला जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा सी। इसको पहले ऐसा मोड़ा, फिर एक बार इस तरह से मोड़ा और फिर एक बार इसको ऐसे में यहाँ मोड़ दिया, यहाँ पर एक इसको कट कर दिया। तो एक बार जब हम खोलेंगे तो ये कट थोड़ा लंबा हो जाएगा ऐसा, फिर दोबारा खोलेंगे तो ये कट इधर आ जाएगा और फिर दो बार दो कट नीचे आ जाएंगे पूरा खोलने पे। तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 33 से हमें क्या करना था, यहाँ कुछ आकृतियां शेप्स दी हुई है, इन शेप्स को जोड़ करके कौन सी शेप बनेगी, पूरी पूरी इन तीनों शेप किस शेप में छिपी हुई है ये आपको खोजनी है। तो यहाँ देखिए दो ट्रायंगल है और ये चतुर्भुज है, चार अंश वाली एक आकृति है, चार भुजाओं की आकृति है। तो ये कौन सी आकृति, देखिए ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए ये इसमें जो 5 आर्म्स हैं और ये दो सेम है, तो दो सेम है, तो ये देखिए ए और ये दो ट्रायंगल हैं, तो ये ए वाला जो है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है ना, इसमें देखिए ये तो है लेकिन ये शेप इसमें नहीं है, तो ए वाले बिल्कुल ए वाला आंसर सही है 34 का। 35 में देखेंगे तो दो ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल इसमें ये है, दो ट्रायंगल ये हैं, तो बिल्कुल ए वाला सही आंसर है, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ये पूरा एक वृत्त बना रहा है और एक ही पतला सा रेक्टेंगल है, तो ये वृत्त के बाहर वाला हिस्सा हो गया, तो ये भी ए वाला मैच कर रहा है, बाकी ये आकृति किसी भी आकृति में नहीं छुपी है। यहाँ देखिए ये प्रश्न नंबर 37 से ये आकृति दे रखी है, ये इनमें से किस चित्र के अंदर छिपी है ये आपको खोजना था। तो देखिए ये बी जैसा शेप है, तो ये पहले ही इसमें ए के अंदर छिपा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये वाली शेप देखिए किस में छिपी हुई है, ये बी वाले में छिपी हुई है। ये देखिए ऐसा ऐसा बी जैसा शेप है, तो ये देखिए ए के अंदर ही छिपी है और ये भी भी जैसा शेप है, ये भी ए के अंदर ही छिपा है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों के आंसर ए। चलिए अब मैथ्स करते हैं। 41 का है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो तीनों संख्याओं का गुणज यानी इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आपको आता होगा 4, 8 और 6 का। तो इसको अगर हम विधि से करें तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 वैसे आ जाएगा। तो देखिए अभाज्य है, ये अभाज्य संख्या आ गई, तो 2 × 2 × 2 × 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इसका एलसीएम आया। अब इनमें से जो सबसे छोटी संख्या जिसमें 24 से जो डिवाइड होती है वही इन तीनों का गुणज होगी। तो आप एक एक करके इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम 396 को ले लेते हैं, इसमें 26 से डिवाइड होती है कि नहीं, तो इसको आप काट सकते हैं। जैसे 6 से काटा मैंने तो 6 चौको 24 और यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 6 6 छक्का 36, 3 6 छक्का 36, 4 कम 4, 4 कम 4 नहीं 2, ये डिवाइड नहीं हो रही है। दूसरा आंसर देखते हैं, तो इसमें देखते हैं 24 से डिवाइड होता है कि नहीं। 696, 24, 6 4 जा 6 चौको 24, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छक्का 36, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 9 36। ठीक है, यहाँ पे 3 बचा तो ये 36 हुआ, तो इसका मतलब 29 बार, तो इसमें तो भाग जा रहा है, तो ये तो इसका गुणज है। लेकिन इससे छोटा ये है, क्या इसमें 24 का भाग जाता है, तो आप ट्राई करके देखेंगे तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए सही आंसर 696 ही होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष फल देती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हमने एलसीएम सॉरी एचसीएफ यानी मौसम
महत्तम समापवर्तक इनका लेना है, लेकिन 6 शेष बच रहा है तो इसका मौसम नहीं निकलेगा, बल्कि इनसे पहले दोनों में 6 कम करना पड़ेगा। तो 270 में से पहले 6 माइनस करो और 426 में से भी 6 माइनस करो। उसके बाद हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 264 से डिवाइड 264 का भाग देंगे 420 में, एक बार देंगे तो यहाँ 264 आएगा और यहाँ बचेगा 6 और 5 1, इसका भाग हम 264 में देंगे, तो एक ही बार भाग जा रहा है 156, तो 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचा 0, 108 का भाग फिर हम डिवाइड करते रहेंगे, तो 108 एकम 108 और यहाँ देखिए 16 में से 8 गया 8 और 4 48 बचा, यहाँ 108 से में डिवाइड करेंगे तो 296 होता है। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 12 बचा और 12 से 48 डिवाइड हो जाता है, 12 चौको 48, यानी एलसीएम HCF आया हमारा मॉस ऑफ 12। ठीक है, उसके बाद का सवाल दशमलव का है 7.7, 7.7, 7.07, 7.007, 7.0 77.000 तो यहाँ देखिए 7 7 7 14 का 4 हासिल 1 और 7 और 1 8 और यहाँ देखिए 7 का 7 और 7 चौको 28 का 8 हासिल 2 7 2 9, 98.7847, 98.7847 बी वाला आंसर बिल्कुल सही। देखिए प्रश्न नंबर 44 में इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ लगभग लिखा है, तो लगभग का मतलब पॉइंट के इतने दूर की चीजें तो लिखनी ही नहीं है, केवल 3.0 का मतलब 3 होता है इंटू 15 15 धन ये 0 दशमलव इतना है, तो इसको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, सीधा लिखिए 5, क्योंकि ये भी 5 के बाद ये 10वां 0 है 100वां 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सवाल इतना ही। तो 15 3 45 और 45 में 5 जोड़ के 50, तो इसका आंसर होगा 50। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है और अजमेर 2:30 PM को पहुंचती है, 2:30 बजे पहुंचती है अजमेर। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना समय लगा? तो ये देखिए, ये सुबह 8 बजे चलते, तो 8 बजे के बाद 12 बजते, फिर 1 बजते, तो हम रेलवे का टाइम लेंगे, तो 1 बजे को हम 13 बजे बोलेंगे और 2 बजे को 14 बजे, तो 14:30 यानी 14:30 और ये हो गया 8:15 को हम घटा देंगे, तो यहाँ मिनट एक साथ घटाने चाहिए, तो 30 में से 15 गया तो 15 मिनट बचे और यहाँ 14 में से 8 गया तो 6 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा इसको वहां से वहां पहुंचने में। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो देखिए आधा घंटा चलता है, तो आधा घंटा में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट, तो 30 मिनट 1/10 भाग का मतलब 30 का 1/10, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 3 मिनट का टाइम आउट हो गया। एक्स का मान हम पहले ए वाला रखते हैं, तो 56/25 हो जाएगा, इक्वल टू 196/56 हो जाएगा। तो यानी ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? ये तो कटेगा नहीं, इसको अगर हम काटेंगे तो इसको काट के भी 25 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। हम इसको दूसरा ले लेते हैं 70 वाला, तो 70/25 इक्वल टू 196/70। तो अगर हम 70 को काटते हैं, तो इसको काट के पहले देखिए ये छोटा हो रहा है, 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 14/5 हो रहा है, तो क्या ये देखिए 14 पंजे 70 और 14 कम 14 और 14 चौको 56, यानी कट रहा है 14/5, यानी इसका उत्तर 70 आएगा। ये दोनों का मान 14/5 हो गया। एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ का प्रतिशत। तो हम पहले लाभ निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पे लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 8,400 में से हम इसको घटा देंगे, तो 14 में से 5 गया 9, तो 900 का लाभ हुआ, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा गया 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य था 7500,
तो देखिए 2 जीरो इसके कटे, 2 जीरो इसके कटे, तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न है, ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? अगर हम मानते हैं ए ने अंकित मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपीज है। अब इसके 3/4 में खरीदा, तो 100 का 3/4 कितना हुआ? 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, तो 25 तिया 75 हुआ, यानी 75 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। अब बेचा 20% लाभ पर, तो 75 का 20% कितना हुआ? नहीं, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, सॉरी, तो 100 का 20% 100 ही होगा, सॉरी 20 ही होगा, तो यानी 120 रुपए में इसने बेच दिया। तो लाभ का जो प्रतिशत निकलेगा 120 में से हम पहले 75 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 45। तो खरीदा उसने 75 पे था, तो 45 इंटू 100/75, 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 3 से इसको काटे, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 15 चौको 60, तो 60% का लाभ उसे प्राप्त हुआ। ठीक है ना, 60%। निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना है, तो पहले हम 31 का भाग इसमें देंगे। ठीक है ना, 31 का भाग 632 में दीजिए, तो पूर्ण संख्या ही तक देना है इसको। 31 दूना 2 एकम 2, 2 तिया 6, 62 होता है, तो 12 हुआ। तो इस 12 को आप देखिए यहाँ 0 बार भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 तारक है, तो यहाँ बचेगा 12 ही। अब क्योंकि यहाँ दशमलव रखना पड़ेगा, फिर भाग जाएगा, तो एक देख लेते हैं इसको। अगर 1 से 5 से ज़्यादा भाग जाता है, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 3 चक्कू 12, देखिए 5 बार भागने जा रहा है, ये 4 बार जा रहा है, तो 5 से छोटा अंक है, तो इसको छोड़ दीजिए, भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूर्ण संख्या में निकालना है। अब बचा 349 गुणा 51 और धन 20, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, तो इसका गुणा करके देखना, इसका आ जाएगा 17,799 और इसमें 20 जोड़ेंगे, देखिए ये यहाँ पे 9 होगा, 9 में 0 जोड़ के 9, तो 17,819, तो यहाँ पे हमने दशमलव छोड़ दिया था, तो यहाँ पे जो इसके सबसे नजदीक है तो 17,821 है, तो ये सही आंसर होगा। क्योंकि अगर आप दशमलव को साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगी संख्या। तो एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। तो ये देखिए 16 वर्ष में दुगनी हो रही है, यानी अगर हम 100 रुपये जमा करेंगे तो 16 वर्ष बाद 200 हो जाएगी, यानी इसमें ब्याज मिलेगा 100 रुपये। तो मूलधन भी हो गया 100 रुपये, 100 रुपये, और दर हमें ज्ञात करनी है। समय हो गया, दर को हम x मान लेंगे, समय 16 वर्ष, और ब्याज भी हो गया 100 रुपये। तो इसको हम ज्ञात करेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो जिसमें ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन हो गया 100 रुपये, गुणा x हमें ज्ञात करना है, गुणा समय हो गया 16 वर्ष बटे 100, बराबर 100 ही आएगा। ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 ऐसी रहेगा, 100 गुणा ये नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का 100 नीचे आ जाएगा, गुणा 16 नीचे, तो ये 100 कट गया, तो 100 बटे 16 हो गया, तो 16 का हम भाग देंगे, तो 16 छक्का 96, और तब 4 बच जाएगा, तो 4 बटे 16 को अगर हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 1/4 6 से ही 1/4% बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। देखिए इसमें लंबवत भुजाएं दे रखी है, तो लंबवत का मतलब एक जो सीधी खड़ी और एक ऐसी भुजा। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा
एक 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमें समकोण त्रिभुज की पहले तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं पर बना वर्ग से कर्ण पर बने वर्ग के दो भुजाओं पर बने वर्ग का योग कर्ण पर बने वर्ग के योग के वर्ग के बराबर होता है। तो इस आधार पे हम देखेंगे। तो जो कर्ण मान, अगर हम इसका नाम रखते हैं तीसरी भुजा का x, तो x का मान हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। तो 12 12 की होता है 144 और धन 5 पंजे 25। तो 144 में हम 25 जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 और 4 और 2 6, 169 होगा। तो x का मान हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वर्ग है तो x, ये x स्क्वायर है, ठीक है ना, x स्क्वायर बराबर होता है पहले ये, तो x बराबर हो जाएगा √169, यानी ये 13 का वर्गमूल। अगर इसका वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो 13 आएगा। तो ये भुजा तीसरी भुजा 13 हो गई और इसका परिमाप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 12 25 और 5 30, तो इसका 30 सेंटीमीटर परिमाप होगा। ये थोड़ा कठिन है कक्षा 5 के हिसाब से, लेकिन सैनिक स्कूल आदि में इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए जिन बच्चों ने इस तरह के प्रश्नों को हल किया है उनका अवश्य ये प्रश्न सही हुआ होगा। देखिए प्रश्न है, अगर 154 गुणा 18 का मान इतना है, ठीक है, तो इसमें 2 अंकों के पीछे दशमलव है, यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव है। अब यहाँ ये डिवाइड आ गया। तो अगर आप इसको विधि से करते हैं या दशमलव वाले सिद्धांत से करते हैं, तो क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो अगर आप विधि से करेंगे तो ये इसका दशमलव तो एक एक अंक, इसका दशमलव 10 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा और इसका दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो यानी 18 से सीधे डिवाइड कीजिए आप 277.2, ठीक है ना। तो 18 कम 18 हो जाएगा और ये 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 97 हुआ तो 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90 हुआ तो 7। अब ये दशमलव यहाँ जाएगा तो 2, 18 चौको 72, तो 15.4 उत्तर आएगा, ठीक है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। देखिए भाई 24 पारियों में 28 रन है, तो हम पहले कुल रन देखेंगे कितने हैं। तो 24 28 कुल रन, आप लोग, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कम से कम समय में इस वीडियो को पूरा करना है। तो 28 का गुणा हम 24 से करेंगे तो ये आया 672, ठीक है ना। अब ये 29 करना चाहता है रनों का औसत, तो 29 25वीं पारी खेलने तो इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 725 आएगा। तो आप इसको घटा दीजिए, मैं उल्टा घटा रहा हूँ, 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ 12 में से 7 गया तो 5, यानी इसको 53 रन बनाने पड़ेंगे। ये अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या है। तो देखिए विद्यालय में लड़कों की संख्या तो भिन्न में दे रखी है और लड़कियों की संख्या पूरी दे रखी है। तो पहले भिन्न से हम इसको ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर 3/5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, क्योंकि एक वस्तु के 5 हिस्से किए हुए हैं, तो यानी 5/5, यानी एक में से घटाएंगे तो उसको 5/5 उसका मान होगा। तो 5/5 में से इसका मतलब 3/5 को हम घटाएंगे तो 2/5 आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो 2/5 है। तो यानी x का 2/5 किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो x बराबर कितना होगा, तो 800 और गुणा 2/5 कहाँ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 2 से कटेगा तो 400 हो जाएगा और 400 का 5 से हम 5 को 20, तो 2000 बच्चे टोटल हैं, सॉरी 2000 बच्चे टोटल हैं। तो इसमें लड़कों की संख्या को हम, यहाँ लड़कों की संख्या बतानी है, तो 2000 में से हम क्या करेंगे, 800 को घटा देंगे तो 1200 ये संख्या हो गई, सॉरी 1200 संख्या हो गई लड़कों की, ठीक है। ओके, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें लिखने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, तो पहले आप 2 लाख लिख दीजिए,
2 लाख में 5 जीरो होते हैं, आप इकाई दाई पढ़ते रहिए, इतना टाइम नहीं है। और 2000 इसके नीचे लिख दीजिए, 2000 में 3 जीरो होते हैं, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 और ये हो गया 2,02,000। तो ये वाला आंसर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 के आगे 5 जीरो होंगे, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार हम 9 लिखेंगे और अंतर ज्ञात करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 में से 9 गया 0 0 0, और यहाँ 9 बच जाएगा, तो 9001 हो जाएगा। ये वाला आंसर सही है। हल करना है तो ये छोटे कोष्ट अलग अलग है, तो अब मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, तो 3 गुणा, इसको मैं एक साथ हल कर रहा हूँ, तो 6 7 42 हुआ, 42 में 13 जोड़ के 55 हुआ, डिवाइड बाय 11 3 33 हुआ, और ऋण, इसको मैं एक साथ 4 गुणे 8, और 12 में से 8 गया तो 4। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड को, तो ये 55 में 33 का भाग देंगे, तो ये हो गया 3 गुणा 55 बटे 33, और ऋण 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3 और 11 बार कटा, और 11 पंजे 55, तो 5 ऋण 4 एक आंसर आएगा। इसका आंसर होगा बी। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं देखिए, 2 सबसे छोटी होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो 7 और 5 12, 3 15 और 2 17, तो इसका योगफल 17 होगा। अगला है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो 12 तो पूरी संख्या हो गई, तो सीधा 16 से डिवाइड करिए आप 1 को, तो यहाँ दशमलव रखेंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, तो क्योंकि दूसरा जीरो हम नहीं बढ़ा सकते तो 0 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके 10 आएगा घटा के, तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो 16 छक्का 96। अब 4 बचेगा तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 16 दूनी 32, 8 बचा, अब 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो 16 पंजे 80, यानी पहले 12 पूरा है, सही है 12.025, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, और जिस बच्चे ने ये किया है उसका आंसर सही होगा। ये गणित समाप्त हुई, और चलिए हिंदी करते हैं। हिंदी में ये पैराग्राफ दे रखा है और इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, हमने उन प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। तो चलिए पहले पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। क्या आपने रस्साकशी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकशी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो इसमें पहला प्रश्न है, रस्साकशी है एक खेल है, ठीक है। रस्साकशी में हम तो रस्सी खींचते हैं, ये इसका आंसर होगा सी वाला। टीम के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है, तो ऊपर लिखा हुआ है कि वह सबसे शक्तिशाली होता है। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, जैसे ये रेखा है, अगर जो टीम इस रेखा से इधर चले गई तो वह टीम हार जाती है, ठीक है ना। संगठित शब्द का अर्थ है, तो इनमें से देखिए संगठित का होता है साथ साथ, ठीक है। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर करने के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविजन देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। अब ये इसमें प्रश्न है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो इसमें से देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो सब स्वस्थ रहेंगे संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? तो फल और सब्जियां अधिक खानी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना चाहिए। कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? लिखा है कि सैर के लिए जाएं और साइकिल चलाएं। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। सक्रिय शब्द का विलोम, तो सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय। अगला अनुच्छेद है शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती है, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिमबिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्रित करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। अब प्रश्न है, ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। तो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में ये शरद ऋतु आती है। तो आंसर सी। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? तो जब शरद ऋतु आती है, गर्मी से शीत आती है, तो दिन छोटे होने लगते हैं। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता। उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। तो स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ है कि उनको हरा रंग बनाए रखने के लिए पर्याप्त धूप चाहिए। तो इसका मतलब इसका ये वाला आंसर सही है। उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए वो पीली हो जाते हैं या अन्य रंगों में चेंज होती हैं हरे रंग से। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? अपने लिए भोजन एकत्र करते हैं। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। तो बिछा होना का मतलब ढका होना, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सही शब्द है ढकी हुई। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर ध्यान से खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। अब इस पर आधारित प्रश्न है। उत्साहित का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, तो इसमें जो आंसर है, ने पिकनिक का आनंद लिया। बाकी तीन कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया। किसके साथ गया? तो गया अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ। प्रश्न है 79 पिकनिक का स्थान 1 में था।
तो पार्क था कि समुद्र तट था कि गांव था कि तराताल था। तो वहाँ 2 बार आपके पैराग्राफ में आया कि गांव उनको बहुत अच्छा लगा और गांव में फार्म हाउस था, तो इसका मतलब वो गांव में गए थे, तो इसका आंसर होगा गांव। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो उन्होंने चावल के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा चावल उगाते हैं। तो कैसे चावल उगाते हैं, तो इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। और मैं चाहता हूँ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अन्य बच्चों तक जरूर पहुंचाएगा। और इस के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, या आप 1.25 के हिसाब से प्रति प्रश्न के हिसाब से ये मुझे बताएं कि 100 में से आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो ओके, बाय।